जब मुझे कचरे के ढेर पर कुछ लोगों का हुजूम नजर आया। ये हमारे मोहल्ले की एक साइड पर बड़ा सा कचरे का ढेर हमेशा रहता। मोहल्ले के सारे लोग वहीं कचरा जमा किया करते थे। ये घरों से थोड़ा दूर वाक़ एक बड़ा सा कचरे का ढेर है। मगर हैरत की बात ये थी कि मगरिब के उस वक्त इतने सारे लोग वहाँ पर जमा थे कि मैं भी परेशान हो गया और तजस्सुस के मारे देखने के लिए वहाँ चला गया कि गोया क्या मसला है। वहाँ कुछ लोगों की आवाज़ें बुलंद हो रही थी। कोई कह रहा था कि लगता है ये मर चुकी है, तो किसी ने कहा नहीं इसकी नब्ज़ चल रही है, ऐसा लगता है कि इसकी सांसें अभी बाकी हैं। उनमें से एक आदमी ने सबसे कहा कि दूर हट जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि हम किसी मसले में फंस जाएं। लोग अजीब अजीब तरह की बातें कर रहे थे और कोई भी उस लाश को उठाने के लिए राजी नहीं था। इंसानियत तो जैसे लोगों के अंदर मर ही चुकी थी। हर कोई अपनी जान छुड़वाने के लिए किसी की भी जान को दांव पर लगाने के लिए तैयार था। तभी मैं भी उस हुजूम को चीरता हुआ आगे चल पड़ा कि देख सकूं आखिर माजरा क्या है। तभी मेरी नज़र सामने उस लड़की के वजूद पर पड़ी। लाल दुपट्टे की झलक दिखाई दी। मैंने फौरन करीब जाकर देखा तो लंबे काले बाल, सुर्ख और सफ़ेद रंगत की एक जवान लड़की कचरे के ढेर पर बेहोश पड़ी थी और इतने सारे मर्दों का हुजूम उसके ऊपर झुका हुआ था, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए राजी नहीं था। उसकी हालत बहुत ख़राब थी। कपड़े मिट्टी और कचरे से भरे हुए थे। न जाने कौन उसे यहाँ इस हालत में छोड़ कर गया था, या फिर ये खुद ही बेहोश होकर यहाँ गिर गई थी। ये एक बड़ी सी कॉलोनी थी। इतने सारे घर बने हुए थे, मगर कोई भी उस लड़की को पहचानने से इनकारी था। मैं भी उस मोहल्ले में काफ़ी पुराना मोहल्लेदार था। मैंने भी आज तक उस लड़की को पहले यहाँ नहीं देखा था। मेरा दिल उसकी हालत देखकर भर आया। मैंने धीरे से उसे जगाने की कोशिश की, मगर कोई रद्द-ए-अमल न आया। उसकी नब्ज़ देखकर इत्मीनान हुआ कि वो अभी भी जिंदा है। मैंने उसे उठाने की कोशिश की, मगर वो बहुत भारी महसूस हुई। ये सोच कर के उसे यहाँ छोड़ना मुनासिब नहीं। मैंने अपने मोबाइल से घर पर कॉल की। थोड़ी देर बाद मेरा भाई आया और चंद हमसाए वहाँ पहुँचे। हमने मिलकर उस लड़की को उठाया और मेरे घर ले गए। हम जैसे ही उस लड़की को लेकर घर पहुँचे तो मेरी वालिदा मेरे आंगन में ही खड़ी हमारा इंतज़ार कर रही थी। मेरे छोटे भाई ने पहले ही उनको आगाह कर दिया था कि आरिफ ने जल्दी बाहर बुलाया है। इस वजह से मेरी माँ काफ़ी परेशान हो गई और सहन में ही टहलने लगी। जब हम घर पहुँचे, मेरी वालिदा ने उसे देखते ही उसके लिए पानी और कुछ खाने का बंदोबस्त किया, क्योंकि उसकी हालत बहुत ख़राब थी। ऐसा लग रहा था कि कई दिन की भूखी प्यासी है। उसकी जर्द पड़ती रंगत इस बात की अक्कासी कर रही थी। कुछ देर बाद वो होश में आई और खौफ से इधर उधर देखने लगी। मैंने नरमी से पूछा, आपका नाम क्या है और आप यहाँ कैसे आई? वो लड़की कांपती हुई आवाज़ में बोली, मेरा नाम नाजिश है। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा कि मैं यहाँ कैसे पहुँची। मेरी वालिदा ने उसे तसल्ली दी और कहा, तुम यहाँ महफूज हो, कुछ भी याद आए तो हमें बताना बेटी, तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कहते हुए माँ ने उसके सर पर हाथ फेरा और प्यार दिया ताकि उसे तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो। हमने उसकी देखभाल शुरू कर दी और कोशिश की कि उसे आराम पहुँचे। वो किसी भी लम्हे खुद को कमज़ोर या बेबस महसूस न करे, लेकिन उसकी कहानी और उसकी मौजूदगी में कुछ ऐसा था जो दिल को अजीब सा महसूस होता, जैसे कि उसकी आमद हमारी ज़िंदगी में कुछ गैर मामूली तब्दीलियाँ लाने वाली हो। मेरे दिल में भी अजीब व गरीब ख्यालात आ रहे थे, क्योंकि उस घर का सरबराह मैं ही था। मेरा नाम आरिफ है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ। हमारे घर में 2 छोटी बहनें, एक भाई और एक मेरी माँ रहते हैं। वालिद का एक अरसा पहले इंतकाल हो चुका था। उनके जाने के बाद हमें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वालिदा ने बड़ी मेहनत से हमें पाला और हम सबको तालीम दिलवाई। उन्होंने तालीम के साथ हमारी तरबियत भी ऐसी की थी कि हम सब बहन भाइयों के अंदर एहसास कूट कूट कर भरा था। मैंने अपनी तालीम मुकम्मल करने के फ़ौरन बाद नौकरी करने का फ़ैसला किया ताकि घर के खर्च में वालिदा का हाथ बटा सकूं। वो एक जगह पर नौकरी करती थी। वहाँ घर के सारे काम काज मेरी माँ के सुपुर्द थे। जहाँ वो काम करती थी वो काफ़ी अमीर घराना था।
انہوں نے اپنے گھر کی ساری ذمہ داری میری ماں کے حوالے کی تھی اور ان کو ایک اچھی تنخواہ پر مقرر کیا تھا۔ ہم سب بہت چھوٹے تھے جب سے میری ماں اس نوکری پر تھی، اس وجہ سے وہیں سے ہم لوگ پلے بڑھے۔ میرے کندھوں پر اب گھر کی ذمہ داری آ چکی تھی، اسی وجہ سے میں نے ماں کو وہاں کام کرنے سے روک دیا۔ کبھی کبھار وہاں کی مالکن میری بہنوں کو اپنے پاس بلاتی اور گھر کے تھوڑے بہت ان سے کام کرواتی، کیونکہ وہ اکیلی رہتی تھی۔ ان کے 2 جوان بیٹے اپنی بیویوں کے ساتھ باہر ملک کے مقیم تھے۔ وہ ایک بھاری رقم ہر ماہ اپنی والدہ کو بھیجا کرتے، مگر پیسے رشتوں کی کمی کبھی بھی پوری نہیں کر سکتے۔ یہ اس بات کو نہیں سمجھتے تھے۔ میری ماں اور بہنوں کو ایک قسم کی ہمدردی تھی اپنی مالکن سے، اسی وجہ سے وہ بھی ہمیشہ ان کی طرف چلی جاتی۔ میں صبح سویرے کام پر نکل جاتا اور شام دیر تک محنت کرتا۔ میرے بہن بھائی بھی پڑھائی میں محنت کر رہے تھے تاکہ ہم سب مل کر اپنی زندگی بہتر بنا سکیں اور سب اپنے اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں۔ پھر ایک دن مغرب کے وقت جب میں نماز پڑھ کر گھر کی طرف لوٹ رہا تھا تو مجھے کچرے کے ڈھیر پر اس لڑکی جس کا نام نازش تھا وہ ملی۔ یہ منظر دیکھ کر میرے قدم وہیں رک گئے تھے۔ دل میں کچھ عجیب سا احساس ہوا۔ میں نے فوراً قریب جا کر دیکھا تو نہایت خوبصورت ایک جوان لڑکی کچرے کے ڈھیر پر بے ہوش پڑی ملی۔ اس کی حالت بہت خراب تھی۔ یہ لڑکی کون تھی اور یہاں کیسے پہنچی؟ یہ سوال میرے ذہن میں گونجنے لگا۔ میں نے دل مضبوط کیا اور اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا، یہ خیال کرتے ہوئے کہ اللہ نے شاید مجھے اس کی مدد کے لیے بھیجا ہے۔ میں نے اسے اپنے گھر لے جانے کا سوچا۔ میری والدہ نے بھی اس کی حالت دیکھ کر اسے فوراً پانی پلایا، اس کے اوپر پانی کی چھینٹیں پھینکی تو وہ ہوش کی دنیا میں واپس لوٹی۔ نازش نامی اس لڑکی کی کہانی اور اس کی حالت نے ہماری زندگی میں ایک عجیب سی تبدیلی لانی شروع کر دی۔ ہماری زندگی میں ایک نیا موڑ آ چکا تھا اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ میں نے ماں سے کہا، اماں، ہو سکتا ہے نازش راستہ بھول گئی ہو اور اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہ ہو۔ ہمیں اس کا دھیان رکھنا ہوگا جب تک اسے کچھ بھی یاد نہیں آتا، کیونکہ نازش جب سے یہاں آئی تھی وہ ایک بت کی مانند خاموش تھی، ٹکٹکی باندھے صرف دیواروں کو ہی گھور رہی تھی۔ میری ماں نے سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں بیٹا، تم صحیح کہہ رہے ہو، ہمیں اس کا خیال رکھنا ہوگا۔ جب تک اس کی حالت بہتر نہیں ہو جاتی ہم اسے تنہا نہیں چھوڑ سکتے۔ میری بہنیں اسے پیار دے رہی تھی۔ نازش نہایت خوبصورت تھی۔ اس کے لمبے کالے بال اور گہری آنکھیں کسی کو بھی متاثر کر سکتی تھی۔ ہماری چھوٹی سی دنیا میں اس کی موجودگی نے ایک نئی رونق بھر دی۔ ہر کوئی اپنے حصے سے نازش کا خیال رکھنے لگا۔ نازش کے ساتھ گزرتے وقت میں نے اسے مکمل آرام اور محبت دی۔ اس کی ذہنی حالت بہتر ہوتی نظر آ رہی تھی۔ اب وہ خود کو کافی پرسکون محسوس کرنے لگی، مگر ابھی بھی اسے اپنے ماضی کی باتیں یاد نہیں آ رہی تھی۔ ہم سب کوشش کرتے کہ اسے کسی بھی قسم کا دباؤ نہ دیں، اسے اپنے پن کا احساس دلائیں۔ ایک رات جب سب سو چکے تھے میں نے نازش کو اپنی ماں سے باتیں کرتے سنا۔ وہ اماں کے ساتھ ہی باتیں کرتی تھی کیونکہ اماں اس کا بہتر طریقے سے خیال رکھ رہی تھی، اور اماں نے یہ ذمہ داری لی تھی کہ جب تک نازش یہاں رہے گی وہ انہی کے ساتھ سوئے گی۔ نازش نے روتے ہوئے کہا، اماں جی، مجھے کچھ بھی یاد نہیں آتا کہ میں یہاں کیسے پہنچی ہوں۔ آپ لوگوں نے میری اتنی مدد کی، میں آپ کا شکریہ ادا کیسے کروں؟ میری ماں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، بیٹی یہ تم ہماری اپنی ہو، جب تک تمہیں کچھ یاد نہیں آتا یہی ہمارے ساتھ رہو، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں۔ تمہیں کسی بھی چیز کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں اپنی بیٹیوں کی طرح سمجھتی ہوں اور تم بھی مجھے اپنی ماں ہی سمجھو۔ یہ کہتے ہوئے ماں نے اسے گلے لگا لیا۔ نازش کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ سن کر میرا بھی دل بھر آیا۔ نازش کے آنے سے میری زندگی میں ایک نیا احساس جنم لے رہا تھا، جیسے کہ ہم سب کے درمیان ایک نئی محبت اور رشتہ پروان چڑھ رہا ہو۔ لیکن اگلے ہی دن میں جب کام سے واپس آیا تو نازش کی حالت کچھ مختلف لگی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، وہ کچھ بولنے کے لیے تیار نظر آ رہی تھی۔ میں گھر میں داخل ہوا تو وہ میرے سامنے آ کر رک گئی اور مسلسل اپنے دوپٹے کو مروڑ رہی تھی، جیسے وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہو، مگر اس کے الفاظ اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ میں اس کی طرف دیکھ کر اس بات کا انتظار کر رہا تھا کہ وہ ابھی مجھ سے کچھ کہے گی، مگر وہ خاموش رہی اور میرا راستہ چھوڑ دیا۔
नाजिश को अपने माजी की बातें वापस याद आ रही थी या कुछ और राज थे जो अभी सामने आने वाले थे। मैं अपने कमरे में बैठकर मुसलसल यही बात सोचने लगा। रात को खाना खाकर मैं अक्सर अपने कमरे में कुछ देर फारग बैठा करता ताकि खुद को जहनी सुकून दे सकूं। मैं कमरे में लेटा हुआ था जब नाजिश मेरे पास आई। उसकी आंखों में उदासी और बेबसी साफ नजर आ रही थी। वो धीरे से बोली, आरिफ, मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहती। आप लोगों ने मेरी बहुत मदद की, लेकिन मैं और ज्यादा आपकी मुश्किलात नहीं बढ़ा सकती। उसकी बात सुनकर मेरा दिल भर आया। मैंने उससे नरमी से कहा, नाजिश, तुम हमारे लिए बोझ नहीं हो। अल्लाह ने तुम्हारी मदद के लिए चुना है और जब तक तुम्हें कुछ याद नहीं आ जाता हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकते। ये हमारा फर्ज है और तुम हमारी जिम्मेदारी हो। नाजिश की आंखों में आंसू आ गए, मगर वो मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी। आप सब बहुत अच्छे हैं, मुझे नहीं मालूम कि मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। मैंने उसकी तसल्ली करते हुए कहा, शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं है। हमें खुशी है कि हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। तुम यहाँ महफूज हो और जब तक चाहो हमारे साथ रह सकती हो। नाजिश ने थोड़ी राहत महसूस की और फिर खामोशी से बैठ गई। उसकी मौजूदगी में एक अजीब सा सुकून था, जैसे कि उसकी जिंदगी में कुछ बड़ा और खास होना था। मुझे यकीन था कि अल्लाह ने उसे हमारी जिंदगी में भेजकर हमें कोई अहम काम सौंपा है। अगले चंद दिन में नाजिश ने अपने रोजमर्रा के कामों में भी हमारी मदद करना शुरू कर दी। मेरी बहनें और माँ भी उसे अपनी फैमिली का हिस्सा समझने लगी थी। मगर मेरे दिल में अभी भी एक सवाल था, नाजिश की असल कहानी क्या है? वो हमारी जिंदगी में क्यों आई? क्या कोई इस मुकद्दर का खेल था या उसके पीछे कोई और राज छुपा था? मेरी बहनें जल्दी नाजिश के साथ घुल मिल गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिल में ये खौफ भी महसूस हो रहा था, क्या मैंने नाजिश को यहाँ लाकर कोई गलती तो नहीं कर दी जिससे मेरे घर वालों को नुकसान हो? रात के वक्त मैं मुसलसल उसके बारे में सोच रहा था जब दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। नाजिश अंदर आई। वह फौरन अपनी जगह से उठ बैठा और पूछा, आप इस वक्त यहाँ? नाजिश ने नरमी से कहा, मैं जानती हूँ आप मुझे यहाँ लाकर पछता रहे। ये सुनकर मैं हैरत से उसे देखने लगा। ये बात तो मैंने सिर्फ अपने दिल में दबी रखी थी, इसको कैसे पता चल गया? मैं अपनी सोचों पर शर्मिंदगी महसूस करने लगा। मैंने हिचकिचाते हुए पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं क्या सोच रहा हूँ? नाजिश ने एक लम्हे के लिए खामोशी इख्तियार की, फिर बोली, आरिफ, कभी कभी हम उन लोगों के जज्बात और उनके ख्यालात को महसूस कर लेते हैं जिन्होंने हमारी मदद की हो। आपकी परेशानी और खौफ में समझ सकती हूँ। मैंने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। मुझे माफ कर दो नाजिश, मेरा ये मतलब नहीं था कि मैं तुम्हें यहाँ लाकर पछता रहा हूँ। बस तुम्हारी हालत और हमारी जिम्मेदारियां देखकर दिल में खौफ पैदा हो गया था। तुम जानती हो मैं 2 जवान बहनों का भाई हूँ। नाजिश ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं समझ सकती हूँ, आपने जो कुछ भी किया वो इंसानियत के नाते किया। मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। अगर मैं किसी भी तरह आपकी मदद कर सकती हूँ तो मुझे खुशी होगी। मैंने उससे कहा, आप इस वक्त जाकर आराम करो, कोई भी मदद की जरूरत नहीं है। वो मुस्कुरा कर चली गई। अगली सुबह मैंने अपनी बहन को आवाज दी, शहनाज, मेरे कपड़े इस्त्री कर दो, मुझे देर हो रही है। वो शायद उस वक्त छत पर कपड़े सुखाने गई थी। अम्मा भी अपने कमरे में थी। अचानक से नाजिश मेरे सामने मेरा इस्त्रीशुदा जोड़ा लेकर पेश हुई। मैंने उससे कहा, आपको वो तकलीफ करने की क्या जरूरत थी? शहनाज कर देती। वो कहने लगी, नहीं नहीं, इसमें तकलीफ की बात नहीं है। मैं भी इस घर का एक फर्द हूँ और मुझ पर यह फर्ज है कि मैं आप लोगों के काम आ सकूं। मैं उससे कहने लगा, आपकी तबीयत अभी कुछ ठीक नहीं है, आपको यूं घर के कामकाज में हाथ नहीं डालना चाहिए। मेरी बहनें हैं, वो कर देंगी। नाजिश की इस कदर मेहरबानी देखकर मेरा दिल उसकी तरफ माइल होने लगा। मैं जब भी घर में दाखिल होता, ना चाहते हुए भी मेरी नजरें मुसलसल नाजिश को तलाश करती रहती। अब जब नाजिश का दिया हुआ इस्त्री किया हुआ जोड़ा पहनकर काम पर गया तो मुसलसल मैं अपने जोड़े को देख रहा था। नाजिश ने मेरे लिए इतना तकल्लुफ किया था। मैं अपने जज्बात पर काबू पाना चाहता था, मगर ये मेरे इख्तियार में नहीं था। शाम को मैंने कुछ फल वगैरह लिए और कुछ चीजें, ताकि नाजिश को शुक्रिया अदा कह सकूं। मैं जैसे ही घर में दाखिल हुआ तो घर में कोई भी मौजूद नहीं था। सामने सहन में चारपाई पर नाजिश घुटनों में मुंह दिए बैठी थी। मैंने वो सामान जाकर सामने रखा और कहा, आप यहाँ उदास क्यों बैठी हैं? बाकी घर वाले कहाँ हैं?
वो कहने लगी, आपकी अम्मी और बहनें मोहल्ले की खाला के पास इयादत को गई है। मैंने फौरन उससे कहा, आप भी चली जाती, आपका दिल भी बहल जाता, यहाँ अकेले बैठकर आपने क्या करना था। तभी वो कहने लगी, अम्मी ने कहा था मगर मैंने खुद ही मना कर दिया, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे अकेले रहने की आदत है। उसकी इस बात ने मुझे हैरान कर दिया। अकेले रहने की आदत, मतलब आपको कुछ याद आ रहा है? ये सुनते ही नाजिश के चेहरे पर परेशानी वाज़ेह हो गई, जैसे मैंने उसकी कोई चोरी पकड़ ली हो। उसने फौरन बात को बदल दिया, नहीं मतलब मैं अकेला रहना ज्यादा पसंद करती हूँ, मुझे लोगों के हुजूम से कोफ्त महसूस होने लगती है और मेरा दिल घबराने लगता है। वो फौरन वहां से उठी और कहने लगी, मैं आपके लिए अभी खाना गर्म करके देती हूँ। मैं हाथ मुंह धोकर कमरे में बैठ गया। तभी नाजिश मेरे लिए खाना लेकर आई और वहीं सोफे पर बैठ गई। मैं खाना खाते हुए बार बार उसकी तरफ देखने लगा। मेरी नीयत में कोई खोट नहीं था। न जाने क्यों नाजिश में एक अजीब सी कशिश थी जो किसी को भी अपनी तरफ माइल कर सकती थी। नाजिश की आंखें बड़ी बड़ी और गहरी थीं। मैंने नाजिश की तरफ देखते हुए कहा, आपके लिए कुछ सामान लाया हूँ, आप देख लें। वो कहने लगी, इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? तब मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा कि आपने मेरे लिए मेरा जोड़ा इस्त्री किया था तो शुक्रिया उसका बनता तो है। ये कहते हुए मैंने बतौर खास उसका चेहरा देखा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई खास तासुरात नहीं थे। तो मैंने कुछ ही देर में खाना खत्म किया और नाजिश बर्तन उठा कर ले गई। उसके जाने के बाद भी मैं उसी के बारे में सोच रहा था। मुझे अभी भी यही महसूस हो रहा था जैसे वो मेरे आसपास और करीब ही कहीं मौजूद है। न जाने उस लड़की में ऐसी क्या खास बात थी कि मेरा दिल आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ माइल हो रहा था। कुछ ही देर में मेरी माँ और बहनें भी आ गई और जब उन्होंने मुझे घर पर देखा तो कहने लगी, आज तुम जल्दी आ गए? मैंने अम्मा से यही कहा, जी अम्मा, आज काम जल्दी खत्म हो गया था और कुछ मैं फल वगैरह लेकर आया हूँ, नाजिश को भी दे दीजिएगा। मैंने जब ऐसे कहा तो मैंने एकदम चौंक कर मुझे देखा और कहने लगी, बेटा मैं नाजिश को हर चीज देती हूँ और वैसे भी उसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है, उसे जो चाहिए होता है वो ले लेती है। तुमने बतौर खास ऐसा कहा, मुझे अच्छा नहीं लगा। अम्मा ने जब ये बात की तो मैं थोड़ा शर्मिंदा हो गया। ताहम मैंने उन्हें यही कहा कि वो हमारी मेहमान है और उसका ख्याल रखना हमारा फर्ज है। इसी वजह से मेरे मुंह से निकल गया, वरना ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन अम्मा का मिजाज तब्दील नहीं हुआ, उन्हें अभी तक किसी बात पर गुस्सा था। ताहम मैंने भी उनके गुस्से को अहमियत नहीं दी और घर से बाहर निकल आया। उस वक्त मेरा इरादा था कि कुछ देर अपने दोस्तों के साथ बैठकर और फिर वापस आकर सो जाऊंगा। कुछ दिन इसी तरह गुजरे थे। नाजिश अभी भी हमारे घर थी और उसे कुछ भी याद नहीं आया। एक दिन जब मैं घर लौटा तो उस वक्त नाजिश किचन में खड़ी खाना बना रही थी। मैं बेहद हैरान हुआ क्योंकि हमारे यहाँ तो ये रवाज ही नहीं था कि मेहमानों से काम करवाया जाए। मुझे एकदम गुस्सा आ गया और मैं सीधा अम्मा के पास पहुंच गया। अम्मा, ये क्या हरकत है? आपने नाजिश को घर के कामों पर लगा दिया है। वो किचन में खड़े होकर खाना बना रही है, आखिर वो मेहमान है, कुछ तो ख्याल करें। मैंने अम्मा से जब ये कहा तो वो कहने लगी, अरे मैंने उसे नहीं कहा, वो तो खुद ही अपनी मर्जी से खाना बना रही है। उसका कहना है कि आज वो हम सबको बनाकर खिलाएगी। अब तुम बताओ मैं उसे कैसे मना करती? हालांकि मैं तो उसे 2-3 बार कह चुकी हूँ कि तुम मत बनाओ, तुम मेहमान हो, लेकिन वो नहीं मानी। अम्मा ने जब मुझे ये कहा तो मैं उनकी तरफ देखता रह गया। कहा कि आपको चाहिए था कि जबरदस्ती उसे रोक लेती, ऐसे मुनासिब नहीं लगता। मैंने झिंझलाहट भरे अंदाज में अम्मा को कहा तो वो भी गुस्सा हो गई और कहने लगी, क्या तुम्हारे ख्याल में मैंने उसे मना नहीं किया होगा? मैंने उसे बहुत रोका लेकिन वो बाज नहीं आई, तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ? अम्मा ने भी बगैर किसी लगी लिपटे कह दिया तो मैं खामोश हो गया। लेकिन मुझे इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि अम्मा ने अच्छा नहीं किया। कुछ ही देर बाद अम्मा की आवाज़ सुनाई दी। वो कह रही थी कि नाजिश छत पर जाती है और अकेले बातें करती है। मुझे बहुत अजीब लगता है और खौफजदा करता है। न जाने किससे बातें करती है और क्या बातें करती है। अम्मा ने जब मुझे ये कहा तो मैं उनकी तरफ देखते हुए कहने लगा, अम्मा, आपने जो नाजिश के खिलाफ मास खोली है, कि आपको जरा भी अंदाजा है कि उस पर क्या बीत रही है? वो यहाँ पर किसी को नहीं जानती, किसी को पहचानती नहीं है।
हमारे घर में वो एक पनाह गजीन बनकर रह रही है, उसे एक दिन वापस चले जाना है, और आप कह रही हैं कि वो छत पर जाकर किसी से बातें करती है। मैं कैसे इस बात का यकीन कर लूं? मैंने जब अम्मा से ये कहा तो अम्मा दुख भरी नजरों से मेरी तरफ देखने लगी और कहने लगी, आरिफ, तुम पहले तो ऐसे नहीं थे, पहले तो तुम मेरी हर बात पर यकीन करते थे, अब तुम्हें क्या हो गया है? अम्मा ने जब मुझे ये कहा तो मैं बेख्तियार उनसे नजरें चुरा गया और उठकर बाहर आ गया। वाकई ये मुझे क्या होता जा रहा था? मैं जो अम्मा की हर बात पर अमीन कहता था, अब एकदम से दिलो दिमाग में ये कश्मकश चल पड़ी। बेशक मेरा दिल नाजिश की तरफ मायल हो रहा है, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि मैं अपनी माँ और बहनों के साथ इस तरह बदतमीजी करूं। मैं खुद को डपट रहा था, लेकिन अम्मा की इस बात पर यकीन करने को भी दिल नहीं चाह रहा था कि नाजिश अकेले में छत पर जाकर कुछ बातें करती है। वो किससे बातें करेगी? उसे तो अपने माजी के बारे में कुछ भी याद नहीं है। वो कुछ नहीं जानती कि वो कहाँ से आई है, क्या थी, कौन थी। और अब अम्मा जिस तरह की बातें उसके बारे में कर रही हैं, मेरा उन पर यकीन करने को दिल नहीं चाह रहा। मैं उसी कश्मकश में मुब्तला चुपचाप अपने कमरे में लेट गया। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि नाजिश मुझे खाने के लिए बुलाने आई, जबकि मैंने उससे कहा कि तुम खाना क्यों पका रही थी? अम्मा को कह दिया होता, लेकिन वो सादा लहजे में कहने लगी, तो क्या हुआ, मैंने बना लिया, चले आए मिलकर खाना खाते हैं। ये कहते हुए नाजिश कमरे से बाहर निकल गई तो बादल नखास्ता उठकर मुझे भी बाहर आना पड़ा। मैं अम्मा से नजरें चुराता हुआ दस्तरखान पर बैठ गया। बेशक नाजिश ने अच्छा खाना बनाया था और खाते हुए बहुत मज़ा आ रहा था। मैंने उसकी तारीफ की और इस इनाम के तौर पर कुछ रकम भी दी, जबकि वो सादगी से कहने लगी, अरे मुझे इन पैसों की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो अपनी खुशी से खाना बनाया है। ये कहते हुए वो सादगी से उठ खड़ी हुई। नाजिश ने खाना बहुत कम खाया था, जबकि मैंने तो डट कर खाया। गैर मामूली तौर पर अम्मा और मेरी दोनों बहनों के चेहरे उतरे हुए थे और उनके लबों पर खामोशी थी। मैं जानता था कि उसका पस मंजर क्या है, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं कुछ भी कहने की पोजीशन में नहीं था। दिन ब दिन नाजिश के लिए मेरे दिल में मोहब्बत बढ़ रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरे दिल की मकीन बनती जा रही है। लेकिन अम्मा और बहनें अक्सर ही मुझे उसके बारे में कुछ न कुछ कहती नजर आती। यूँ लगता जैसे वो जानबूझकर ऐसा कर रही हैं। उन्हें यूँ लगता कि शायद मैं नाजिश की तरफ मायल हो रहा हूँ, इसी वजह से वो जानबूझकर मेरे दिल में उसके खिलाफ नफरत पैदा कर रही थी। एक दिन जब मैं घर आया तो नाजिश ने नीले रंग का सूट पहना था। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी, शायद मेरी ही किसी बहन का था। उसने अपने आगे कपड़ों का ढेर लगाया था और कपड़े धो रही थी। उसे काम करता देखकर मुझे इस पर गुस्सा चढ़ गया। मैंने फौरन अम्मा से पूछा, अम्मा ये क्या नाजिश को इतने ज्यादा कपड़े धोने के लिए दिए हैं? क्या आपको मैंने मना भी किया है कि वो मेहमान है, उसे काम के लिए मत कहें? आपने तो उसे मुलाजमा समझ लिया और घर के काम करवाने शुरू कर दिए। मैंने अम्मा को अच्छा खासा सुना दिया, जबकि अम्मा ने किधर गुस्से से मेरी तरफ देखते हुए कहा कि अरे मैंने उसे नहीं कहा, वो अपनी मर्जी से धो रही है। कपड़े धोने के लिए तो शहनाज बैठी थी, लेकिन उसने शहनाज को उठा लिया, ये कहते हुए कि आप कुछ और कर लें, कपड़े मैं धोती हूँ। अब तुम ही बताओ, हम इसे मना करते हैं तो वो गुस्सा करती है कि शायद मुझे अभी तक अपना नहीं समझा, इसीलिए उसे इस तरह का सलूक कर रहे हैं। मैंने तुम्हें पहले भी कितनी दफा बताया है कि नाजिश छत पर जाती है, वहाँ किसी से बातें करती है, लेकिन तुम मेरी बात का यकीन नहीं कर रहे। मैंने कल दोबारा उसे किसी से बातें करते सुना है, न जाने किसका नाम लेकर बातें करती है। तुम खुद समझदार हो, मेरे घर में जवान बेटियां हैं, मैं इस तरह कोई भी बदनामी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हारी मेहरबानी, जहाँ से इसे लेकर आए वहीं छोड़ाओ, या फिर अगर इसे कुछ याद है तो इसे इसके घर छोड़ाओ। मजीद इस तरह नहीं कर सकती। नाजिश के बारे में अम्मा ऐसा सोचती थी, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। ताहम अम्मा की साफ साफ बातों पर मैं चुप हो गया। उस वक्त उन्हें कुछ नहीं कहा। मैं अपने कमरे में आकर सोचने लगा कि ऐसा क्या है जो अम्मा इस तरह कह रही हैं। अम्मा ने कब नाजिश को किसी से बातें करते देखा? आखिर नाजिश किसके साथ बातें करती है? बहुत सारे सवाल मेरी आंखों के सामने चकराने लगे, लेकिन मुझे किसी का भी जवाब मालूम नहीं था। लेकिन इस मामले को किसी करवट बिठाना था, यही बात समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। नाजिश को यूं किसी तरह नहीं छोड़कर आ सकता था, क्योंकि जवान जहान थी, खूबसूरत थी। अगर उसे कोई नुकसान पहुंच जाता तो मैं खुद को कभी माफ न करता। लेकिन फिर नाजिश का क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रही थी कि कहाँ भेजूं, किस तरह घर से निकालूं।
उसी उधेड़बन में एक दिन जल्दी घर चला आया। मेरा सर बहुत दर्द कर रहा था और तबीयत भी कुछ ढीली सी मालूम हो रही थी। घर आया तो खिलाफ मामूल एक खामोशी ने मेरा इस्तकबाल किया। अम्मा कहीं गई थी, जबकि दोनों बहनें अपने कमरे में थी। मैंने उनसे नाजिश के बारे में पूछा तो पता चला कि वो छत पर गई है। इसी असना में मेरी बड़ी बहन नाजिश कहने लगी, आरिफ तुम खुद छत पर जाकर देख लो, वो फिर किसी से बातों में मसरूफ होगी। हमारी बात पर यकीन नहीं है, आज अपनी आंखों से जाकर देख लो, तुम्हें यकीन आ जाएगा। अपनी बहन की बातें सुनकर मैं फिर सर हिलाकर रह गया। अम्मा की बातें भी एकदम से मेरे जहन में घूमने लगी और मैंने सोच लिया था कि मैं छत पर जाकर देखता हूँ कि आखिर नाजिश करती क्या है। मैं दबे पैर उसके पीछे छत पर चला आया। आखिरी सीढ़ी पर कदम रखा ही था कि मुझे एकदम आवाज सुनाई दी, नहीं जुनैद तुम ऐसा मत करो, मुझे जल्द यहाँ से ना निकालो। तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि मैं ज्यादा दिन यहाँ पर नहीं रह सकती। मैं इंसानों के बीच घबराहट का शिकार होने लगती हूँ। अगर मैं खुद को कामों में मसरूफ न करूँ तो फिर तो मैं मर जाऊंगी। तुम्हारी बहुत मेहरबानी, जल्द से जल्द अपने मामले को हल करो और मुझे यहाँ से ले जाओ। ये नाजिश की आवाज थी। बिला शुबा वो किसी से बातें कर रही थी। आखिर ये जुनैद कौन है? वो किससे बातें कर रही है? क्या हमारे मोहल्ले में किसी लड़के से उसकी दोस्ती हो गई है या फिर वो कौन है? मैं कुछ अजीब से वसवसों का शिकार हो गया। इतनी देर में दोबारा मुझे नाजिश की आवाज सुनाई दी। वो कह रही थी कि इंसानों के बीच रहना बहुत मुश्किल काम है। तुम जानते हो मैं यहाँ रहना पसंद नहीं करती। तुम सरदार से अपने मामलात को निपटाओ और मुझे यहाँ से लेकर जाओ। नाजिश की बातों से मुझे बखूबी अंदाजा हो रहा था कि वो कौन है और ये जानकर मैं साकत रह गया था। मैंने थोड़ा सा आगे होकर छत पर देखा तो कोई भी मौजूद नहीं था। न जाने वो अकेले खला में देखते हुए किससे बातें कर रही थी। मैं एकदम से उसके सामने आ गया तो मुझे देखकर उसका रंग जर्द पड़ गया। लेकिन मैंने कहा, नाजिश मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम मुझे इस तरह धोखा दोगी। तुम एक आदमजादी नहीं हो बल्कि एक जिनजादी हो। तुम्हारा ताल्लुक किसी और दुनिया से है। तुम हमारे बीच में क्या कर रही हो? मैंने नाजिश की तरफ देखते हुए जब उससे ये सवाल किया तो वो बहुत घबरा गई और कहने लगी, मैं तुम्हें अपनी सारी मजबूरियां बताती हूँ, तुम्हें सब कुछ सच बताती हूँ, फिर तुम मेरी पोजीशन का अंदाजा कर सकोगे। लेकिन मैंने उससे कहा कि आखिर ऐसा क्या है जो तुमने शुरू दिन से हमसे छुपाया? तुम हमें सच भी तो बता सकती थी। हमें बता सकती थी कि तुम्हारी क्या मजबूरियां हैं, लेकिन तुमने हमसे झूठ बोलकर यहाँ पर रहना मुनासिब समझा और मैं अपनी माँ बहनों को गलत समझता रहा। मुझे ये लगा शायद वो तुम्हारे वजूद को यहाँ बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, लेकिन तुमने तो मुझे उनके सामने शर्मिंदा ही करके रख दिया। मैंने नाजिश को बगैर किसी लगी लिपटी के सब कुछ साफ साफ कह दिया तो वो किधरे शर्मिंदा नजर आने लगी और कहने लगी, आरिफ मैं जानती हूँ कि तुम्हारी बहुत दिल आजारी हुई है, लेकिन तुम जब मेरी मजबूरी समझोगे तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि मैंने क्यों झूठ बोला, मैं यहाँ पर क्यों रह रही हूँ। और फिर ये बात भी एक हकीकत है कि मैं तुम्हारे घर नहीं आई थी बल्कि तुम मुझे लेकर आए थे। अगर तुम मुझे यहाँ पर लेकर ना आते तो शायद मैं कहीं और चली जाती और किसी और के घर में पनाह ले लेती। लेकिन अब चूंकि मैं तुम्हारे घर पर हूँ तो मैं तुम्हें बताने की पाबंद हूँ। मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताती हूँ। तो नाजिश ने कहना शुरू किया, मेरा नाम नाजिश है और मेरा ताल्लुक जिन्नात की दुनिया से है। मैं जिन्नात के कबीले के सरदार की बेटी हूँ और उनकी बहुत लाडली और छोटी बेटी हूँ। मैं बहुत नाजो नाम में पली बड़ी हूँ। यही वजह थी कि मेरे अंदर थोड़ी सी खुदसरी और थोड़ी बहुत खुदगर्जी आ गई थी। मैं जवान हुई तो मेरी एक दोस्ती जिनजात से हो गई। वो जिनजात आम जिनजात था, हमारी महल में मुलाजमत करता था। मैंने जब उसे देखा तो उसकी मोहब्बत में मुब्तला हो गई। वो बहुत खूबसूरत था। उसकी वजाहत ने मुझे अपना गर्विदा कर लिया और यूं हम दोनों की दोस्ती परवान चढ़ने लगी। लेकिन मेरे वालिद को उसकी दोस्ती के बारे में मालूम हुआ तो उन्हें बहुत नागवार गुजरा। वो नहीं चाहते थे कि मैं एक आम जिनजात से मोहब्बत करूं और उससे शादी करूं, बल्कि वो मेरी शादी किसी सरदार जिनजात से करना चाहते थे। इसी तरह उनकी सरदारी को भी ताकत मिलती और खुद मेरा भी मुस्तकबिल संवर जाता। लेकिन मैं एक आम जिनजात जिसका नाम जुनैद था उसकी मोहब्बत में अंधी हो गई और मेरा बस नहीं चलता था कि मैं फौरन उससे शादी कर लूं। यही वजह थी कि मैंने अपने वालिद को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे मना कर दिया और साफ कह दिया कि ऐसा मुमकिन नहीं होगा। लिहाजा मैंने जुनैद के साथ मिलकर अपने महल से निकलने का इरादा कर लिया। मेरा इरादा था कि हम इंसानों की दुनिया में आकर कुछ दिन आबाद होंगे
اور تب تک جنید میرے والد کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنا کر مجھے لے جائے گا۔ لیکن اب اتنے دن ہو گئے، ہمارے حالات بہتر نہیں ہو رہے، میں جنید سے دور نہیں رہ سکتی اور مجھے والد صاحب بھی یاد آ رہے ہیں۔ سمجھ نہیں آ رہی کیا کروں۔ روز جنید سے کہتی ہوں کہ وہ سردار کے ساتھ معاملات کو ختم کرے، لیکن جنید کی سمجھ میں بھی نہیں آ رہا کہ وہ کس طرح اس صورتحال سے نمٹے۔ میرے لیے یہاں پر رہنا بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ میں بھی واپس جانا چاہتی ہوں کیونکہ میں جانتی ہوں کہ میری وجہ سے تمہیں بھی بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور تم بھی اپنے گھر والوں کو جواب دے ہو۔ لیکن میں کیا کروں؟ جب تک جنید مجھے یہاں سے لے کر نہیں جائے گا میں واپس نہیں جا سکتی۔ نازش کی یہ ساری کہانی سن کر میں دم بخود رہ گیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس طرح سے بھی سچ چھپا کر یہاں رہے گی۔ تاہم میں نے اسے کچھ بھی نہیں کہا۔ کیا کہتا کہ تم نے مجھ سے سچ کیوں چھپایا، اور یہ کہ ہمارے گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں۔ ابھی تو میرا ذہن یہ سب سوچ کر بہت الجھ گیا۔ میں جو نازش کی محبت میں مبتلا ہو رہا تھا اور اسے اپنے دل میں خاص جگہ دے بیٹھا تھا، اب یوں اچانک میرے لیے پیچھے ہٹنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ تاہم میں چپ چاپ نیچے اتر آیا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میرا سر کا درد پہلے بھی بڑھ گیا تھا، اب مجھے یہ باتیں سوچ کر مزید پریشانی ہو رہی تھی۔ مجھے اماں سے بھی شرمندگی ہو رہی تھی۔ میں انہیں کتنا غلط سمجھتا رہا اور ان کے بارے میں کتنا غلط سوچتا رہا، جبکہ وہ مجھے جو کچھ بتاتی رہی وہ سچ تھا۔ نازش کے بارے میں انہیں کچھ بھی معلوم ہو چکا تھا، انہوں نے مجھے خبردار بھی کیا تھا، لیکن میں نازش کی محبت میں سب کچھ سمجھ نہیں سکا، بلکہ الٹا اماں کو ناراض کر بیٹھا۔ مجھے اپنے آپ سے کوفت ہو رہی تھی، مجھے خود پر غصہ آ رہا تھا۔ اسی لیے اماں جیسے ہی واپس آئی تو میں فوراً ان کے پاس چلا گیا اور جا کر معافی مانگی، ان کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ ایک ماں ہونے کا ثبوت دیتے مجھے انہوں نے فوراً معاف کر دیا اور اپنے سینے سے لگا لیا۔ میں نازش کے معاملے میں غلط ثابت ہو گیا تھا، حالانکہ نازش بھی غلط نہیں تھی، وہ یہاں پر اپنی محبت کو پانے کے لیے آئی تھی، لیکن میں اس کی محبت میں اتنا پاگل ہو گیا تھا کہ اپنی ماں کو غلط سمجھ بیٹھا، اور یہی میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ لیکن اب حالات اتنے بدل گئے تھے کہ میں نازش کی حقیقت جان گیا تھا، اور مجھے پتا چل گیا تھا کہ آخر نازش یادداشت جانے کا ڈرامہ کیوں کر رہی ہے۔ وہ جنید کا انتظار کر رہی ہے، اور جس دن جنید اسے لینے آ گیا وہ یہاں سے جانے کے لیے ایک لمحہ بھی نہیں لگائے گی۔ آخر کچھ بھی ہو، وہ ایک جن زادی تھی، اسے اپنے گھر سے محبت تھی، وہ اتنی دور یہاں نہیں رہ سکتی تھی۔ مجبوری میں اپنی محبت کو پانے کے لیے قدم اٹھایا تھا، اور اسی وجہ سے وہ یہاں پر رہ رہی تھی۔ تو مجھے ہمیشہ اسے دیکھ کر کچھ عجیب سا احساس ہوتا۔ اس کی آنکھوں میں خاص چمک تھی جو اسے دوسروں سے الگ کرتی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اس طرح جن زادی نکلے گی۔ اگر جو مجھے ذرا بھی اندازہ ہوتا تو شاید میں اپنے قدموں کو روک لیتا، کبھی محبت میں اتنا آگے نہ بڑھتا۔ میں نے گھر میں ابھی تک نازش کے حقیقت کے بارے میں نہیں بتایا تھا، کیونکہ مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ اگر اماں اور بہنیں اس کی حقیقت جان لیں گی تب کہیں اسے خوفزدہ نہ ہو جائے، یا پھر اسے گھر سے نکالنے کے در پہ نہ ہو جائے۔ جبکہ میں چاہتا تھا کہ نازش جب تک رہنا چاہے رہ سکتی ہے، جب اسے مناسب لگے وہ جا سکتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ میں اس دن کا انتظار کر رہا تھا جب نازش کوئی فیصلہ کر لیتی۔ کچھ دن تو اسی طرح گزر گئے۔ نازش ابھی بھی ادھر ضرور تھی، لیکن اتنا ضرور تھا کہ اب وہ بہت خاموش رہتی اور اداس رہتی۔ اس کی اداسی کو میں سمجھ رہا تھا۔ اماں نے اس دن کے بعد مجھ سے نازش کے بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ شاید انہوں نے بھی یہ وقت کے سپرد کر دیا تھا کہ جب تک نازش نہیں چاہتی تب تک یہاں سے نہیں جا سکتی۔ انہیں بے کیف دن میں جب ایک دن میں گھر واپس آیا تو نازش میری منتظر تھی۔ اسے دیکھ کر میں ایک دم سے کھل اٹھا۔ وہ کہنے لگی، عارف، میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی تھی، آج مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے۔ نازش کے لہجے میں کھنک تھی، وہ مسکرا رہی تھی۔ مجھے پتا چل گیا کہ وہ مجھے کیا کہنا چاہتی ہے۔ اس کے جانے کا وقت آ گیا ہے، کیونکہ وہ کبھی ویسے خوش نہ ہوتی۔ اگر کوئی اور بات ہوتی تو یہی بات جب میں نے اسے کہی، کیا تم واپس جا رہی ہو، تو وہ ایک دم چونک کر مجھے دیکھنے لگی اور پھر خوشی سے چہکتے لہجے میں کہنے لگی، آپ کو کیسے معلوم؟ تو میں نے اس کے چمکتے چہرے سے نظریں چراتے ہوئے کہا، تمہارا لہجہ اور چہرے کی خوشی سب بتا رہی ہے۔ یہ سن کر نازش مسکرا دی اور کہنے لگی، آپ مجھے اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ دراصل آج جنید آیا تو اس نے مجھے یہ خبر دی کہ والد صاحب مجھ سے بہت اداس ہیں، میری جدائی میں بیمار پڑ گئے۔ اسی وجہ سے جنید کے ساتھ میری شادی کی حامی بھر لی ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ میں جلد واپس آ جاؤں اور آ کر شادی کی تیاری کروں۔ جنید کے ساتھ ان کے معاملات ٹھیک ہو گئے ہیں۔ والد صاحب کی بیماری کا سن کر میں بہت بے چین ہو گئی ہوں۔
अब वापस महल जाना चाहती हूँ ताकि वहां जाकर नई जिंदगी शुरू कर सकूं। लेकिन जाने से पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आपने जिस तरह मेरी मदद की और जिस तरह घर में पनाह दी, कोई भी ऐसा ना करता। नाजिश ने ये कहते हुए बड़ी ममनूनियत से मेरी तरफ देखा। मैंने आहिस्ता आवाज में उसे कहा, नहीं, एहसान कैसा, ये तो मेरा फर्ज था। और तुम्हें जब भी मेरी मदद की जरूरत पड़े तो तुम मुझे पुकार सकती हो, मैं हाजिर हूँ। मैंने नाजिश से ये कहते हुए उसके चेहरे की तरफ देखा और सिर्फ चंद लम्हों के बाद अपनी नजरें हटा ली, क्योंकि मैं जान गया था कि नाजिश अब पराई हो चुकी है, उसे वापस जाना है। मैं अब अपने दिल को मजीद धोखा नहीं देना चाहता और ना ही दिल को परेशान करना चाहता था। नाजिश भी मेरी माँ और बहनों से मिल चुकी थी। अम्मा भी उससे बहुत उदास थी, क्योंकि उन्हें भी अब नाजिश की आदत हो चुकी थी। जिस तरह वो यहाँ इतने दिन रही, बगैर कोई नखरा किए उस घर में गुजारती रही। अम्मा सोच भी नहीं सकती थी कि एक लड़की इस तरह हमारे घर में रह सकती है। नाजिश के जाने के बाद अम्मा ने जब मुझसे पूछा कि वो कहाँ गई है और क्या उसे अपने बारे में सब याद आ गया है, तो फिर मैंने अम्मा को नाजिश के मुतालिक सब सच बता दिया, जो मुझे कुछ ही दिन पहले मालूम हुआ था। जिसे सुनकर अम्मा हैरान परेशान रह गई और कहने लगी, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि नाजिश एक जिन जाती होगी, और ऐसा कभी मुझे गुमान नहीं हुआ। वो हमारे पास बैठी होती, बातें करती, तो एक लम्हे को भी कभी महसूस नहीं हुआ कि वो जिन जाती है। अम्मा ने हैरत में उलझे हुए अंदाज में मुझे कहा तो मैं उनकी तरफ देखकर कहने लगा, अम्मा आप सही कह रही हैं, उसे देखकर कोई भी ये अंदाजा नहीं लगा सकता कि वो एक जिन जाती है। लेकिन हकीकत यही है जो मुझे भी चंद दिन पहले ही मालूम हुई है। मैंने अम्मा को तसल्ली देते हुए कहा और फिर उठ खड़ा हुआ। न जाने क्या बात थी, नाजिश के जाने के बाद दिल बहुत उदास था, बार बार उसी का ख्याल आ रहा था। इसलिए मैं चुपचाप अपने कमरे में आकर बैठ गया और सर को दोनों हाथों से थाम लिया। नाजिश को यहाँ से गए काफी दिन हो गए थे, लेकिन मुझे अब भी उसकी याद आती। मैं घर जाता तो सबसे पहले उसे खोजता, लेकिन याद आता कि वो तो अब मेरे घर में नहीं रहती, तो मेरे दिल को कुछ होता। मेरी पहली मोहब्बत थी, पहला एहसास था जो शदीद था, और उसे अब तक मैं बुलाने में कामयाब नहीं हुआ। उन्हीं दिनों अम्मा ने मेरी बहन का रिश्ता देखना शुरू कर दिया। करीब था कि अम्मा उस रिश्ते को फाइनल करती। अम्मा ने मुझे शहनाज के जहेज वगैरह के लिए भारी रकम का कहा, जिसे सुनकर मैं परेशान हो गया, क्योंकि मेरी तो लगी बदी तनख्वाह थी और सारी तनख्वाह लाकर अम्मा के हाथ पर रख देता। अम्मा खुद उसी में गुजारा करती, फिर मैं इतनी बड़ी रकम का बंदोबस्त कैसे करूंगा? ये बात मेरे लिए बहुत परेशान कुन थी। अम्मा को भी मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उन्होंने तो सिर्फ मुझे ही कहना था, मुझसे ही उन्हें उम्मीद थी। लेकिन अब मसला ये था कि मेरे पास इस तरह के कोई वसाइल नहीं थे जो इतनी भारी रकम का बंदोबस्त कर सकते। सोच सोच कर मैं परेशान हो रहा था और इसी तरह अपने बिस्तर पर लेट गया। न जाने कब मेरी आंख लग गई और मैं सो गया। ख्वाब में मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे कमरे में कुछ आया है और कोई चीज रख के गया है। यह एहसास काफी शदीद था। एकदम मेरी आंख खुली। पहले तो मुझे समझ में नहीं आया, फिर एकदम से अपना ख्वाब याद आया तो मैं उठ बैठा। मुझे अपने कमरे से खौफ आ रहा था। मैं अलमारी खोलकर देखना नहीं चाहता था, लेकिन ना जाने क्या बात थी, मुझे वो सब कुछ बिल्कुल हकीकत लग रहा था। इसलिए मैंने उठकर सबसे पहले वही अलमारी खोली जो ख्वाब में खुली देखी थी। जब उसके अंदर देखा तो सामने काफी बड़ा लिफाफा पड़ा था। खोलकर देखने पर मालूम हुआ कि उसके अंदर तो बहुत बड़ी रकम मौजूद है। आखिर ये यहाँ कौन रख गया है? किसने रखा है? मैं लिफाफा हाथ में पकड़ते हुए सोच रहा था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर इसके पीछे कौन है। कौन इतना मेहरबान है जो इतनी बड़ी रकम यूं ही रख कर गया? मैं रकम हाथ में थाम कर सोचता रह गया, लेकिन मुझे कोई समझ नहीं आ रही थी कि ये रकम कहाँ से आई है। मैंने रकम को उसी तरह अलमारी में रखकर बंद कर दिया। 2 दिन के बाद जब मैं काम से वापस आया तो थोड़ी देर बाद नाजिश चली आई। उसे अचानक सामने देखकर हैरान रह गया। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी और बहुत खुश दिखाई दे रही थी। उसे देखकर ही अंदाजा हो रहा था कि जैसे उसकी शादी हो चुकी है। मैं अचानक उसे सामने देखकर हैरान रह गया। अरे नाजिश, तुम ठीक तो हो? वो मुस्कुरा दी और कहने लगी, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आप लोगों से मिलने आई थी। मेरी शादी हो चुकी है और मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ। आप सबका शुक्रिया अदा करने आई थी। जिस तरह आप लोगों ने मेरी मदद की और मुझे अपने घर में पनाह दी, मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। नाजिश ने जब ये कहा तो मैं उसे देखता रह गया। ताहम जब वो जाने लगी तो उसने मुझे कहा,
اس دن میں نے آپ کے لیے وہاں پر الماری میں رقم رکھی تھی، کیا آپ کو مل گئی تھی؟ نازش نے جب یہ کہا تو میں ایک دم چونک اٹھا اور اس سے پوچھا، کیا تم نے وہ رقم رکھی تھی؟ تو وہ کہنے لگی، جی میں نے رکھی تھی، کیا آپ کو مل گئی؟ اس کے کہنے پر میں نے ہاں میں سر ہلا دیا اور کہا، ہاں وہ مجھے مل گئی تھی، مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ تم رکھ کر گئی ہو، آخر اتنی بڑی رقم کیوں رکھی ہے؟ میں نے جب نازش سے پوچھا تو وہ کہنے لگی، دراصل مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کس طرح آپ کا شکریہ ادا کروں، اور یہاں رہ کر میں آپ کے حالات جانتی تھی، اسی لیے وہ رقم میں یہاں پر رکھ گئی تھی کہ شاید آپ کو اس سے آپ کی کوئی مدد ہو سکے۔ نازش نے جب یہ کہا تو میں ممنون نظروں سے اسے دیکھتا رہ گیا، کیونکہ وہ رقم اتنی زیادہ تھی کہ میرے بہت سارے مسئلے بڑی آسانی سے حل ہو سکتے تھے، اور آج اس واقعے کو گزرے ہوئے 5 برس ہو چکے ہیں۔ میں نے نازش کی مدد سے اپنی بہنوں کی شادیاں کر دی تھی اور اپنے بھائی کو بھی پڑھایا اور اپنے گھر کو ٹھیک کروایا، اور اماں آج کل میرے لیے بھی لڑکیاں دیکھ رہی ہیں، لیکن میرا شادی کرنے کا بالکل ارادہ نہیں ہے۔